नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। मैं आजकल आप सबको सुना रही हूँ नॉन फिक्शन श्रेणी में अनुपम मिश्र के लिखी हुई किताब आज भी खरे हैं तालाब। आज इस किताब का 8वां अध्याय। इस 8वें अध्याय का शीर्षक है तालाब बांधता धर्म स्वभाव। पिछला अध्याय 7वां अध्याय था, उसका शीर्षक था मृग तृष्णा झुठलाते तालाब। उसमें हालांकि पूरी किताब ही तालाब के बारे में है, तालाब की खासियत थी और जो दो चीज़ें वहाँ मुख्य रूप से थी पिछले अध्याय में, वो थी जैसलमेर की घड़सीसर तालाब के बनने और उसके रखरखाव की कहानी, और मरुभूमि जो क्षेत्र हैं जिसमें 3 जिलों का जिक्र खासकर लेखक ने किया है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। उन तीनों में गाँव के नाम में सर लगा है। सर यानी तालाब, मतलब जहाँ तालाब नहीं वहाँ गांव नहीं। तालाब की इतनी ज़्यादा आवश्यकता कहें, एक इज्जत कहें, जो भी कह लें कि गांव मतलब तालाब। ये बहुत अच्छी जानकारी थी पिछले अध्याय में जो आप सबने सुनी। अब आज का तालाब बांधता धर्म स्वभाव। जो समाज को जीवन दे उसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है? तालाबों में जल स्रोत में जीवन माना गया और समाज ने उनके चारों ओर अपने जीवन को रचा। जिसके साथ जितना निकट का संबंध, जितना स्नेह, मन में उतने ही नाम रख लेता है। देश के अलग अलग राज्यों में, भाषाओं में, बोलियों में तालाब के कई नाम हैं। बोलियों के कोश में, उनके व्याकरण के ग्रंथों में, पर्यायवाची शब्दों की सूची में तालाब के नामों का एक भरा पूरा परिवार देखने को मिलता है। डिंगल भाषा के व्याकरण का एक ग्रंथ हमीर नाममाला तालाबों के पर्यायवाची नाम तो गिनाता ही है, साथ ही उनके स्वभाव का भी वर्णन करते हुए तालाब को धर्म स्वभाव कहता है। लोक धर्म स्वभाव से जुड़ जाता है। प्रसंग सुख का हो तो तालाब बन जाएगा, प्रसंग दुख का भी हो तो तालाब बन जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर में परिवार के साधन कम हो, पूरा तालाब बनाने की गुंजाइश ना हो तो उन सीमित साधनों का उपयोग पहले से बने किसी तालाब की पाल पर मिट्टी डालने, छोटी छोटी मरम्मत करने में होता था। मृत्यु किस परिवार में नहीं आती? हर परिवार अपने दुखद प्रसंग को समाज के सुख के लिए तालाब से जोड़ देता था। पूरे समाज पर दुख आता, अकाल पड़ता, तब भी तालाब बनाने का काम होता। लोगों को तात्कालिक राहत मिलती और पानी का इंतजाम होने से बाद में फिर कभी आ सकने वाले इस दुख को सह सकने की शक्ति समाज में बनती थी। बिहार के मधुबनी इलाके में 6वीं सदी में आए एक बड़े अकाल के समय पूरे क्षेत्र के गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे। इतनी बड़ी योजना बनाने से लेकर उसे पूरी करने तक के लिए कितना बड़ा संगठन बना होगा, कितने साधन जुटाए गए होंगे, नए लोग, नई सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं, इसे सोचकर तो देखें। मधुबनी में ये तालाब आज भी हैं और लोग इन्हें आज भी कृतज्ञता से याद रखे हैं। कहीं पुरस्कार की तरह तालाब बना दिया जाता तो कहीं तालाब बनाने पर का पुरस्कार मिलता। गोंड राजाओं की सीमा में जो भी तालाब बनाता उसे उसके नीचे की जमीन का लगान नहीं देना पड़ता था। संबलपुर क्षेत्र में ये प्रथा विशेष रूप से मिलती थी। दंड विधान में भी तालाब मिलता है। बुंदेलखंड में जातीय पंचायतें अपने किसी सदस्य को अक्षम्य गलती पर जब दंड देती थी तो उसे दंड में प्रायः तालाब बनाने को कहती थी। ये परंपरा आज भी राजस्थान में मिलती है। अलवर जिले के एक छोटे से गांव गोपालपुरा में पंचायती फैसलों को ना मानने की गलती करने से दंड स्वरूप कुछ पैसा ग्राम कोष में जमा करवाया जाता है। उस कोष से यहाँ पिछले दिनों 2 छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं। गड़ा हुआ कोष किसी के हाथ लग जाए तो उसे अपने पर नहीं, परोपकार में लगाने की परंपरा रही है। परोपकार का अर्थ प्रायः तालाब बनाना या उनकी मरम्मत करना माना जाता था। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल के बेटे को गड़े हुए खजाने के बारे में एक बीजक मिला था। बीजक की सूचना के अनुसार जगतराज ने खजाना खोद निकाला। छत्रसाल को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। मृतक द्रव्य चंदेल को क्यों तुम लियो उखाड़,
अब जब खजाना उखाड़ ही लिया है तो उसका सबसे अच्छा उपयोग किया जाएगा। पिता ने बेटे को आज्ञा दी कि उससे चंदेलों के बने सभी तालाबों की मरम्मत कराई जाए और नए तालाब बनवाए जाए। खजाना बहुत बड़ा था। पुराने तालाबों की मरम्मत हो गई और नए भी बनने शुरू हो गए। वंश वृक्ष देखकर विक्रम संवत 286 से 1162 तक की 22 पीढ़ियों के नाम पर पूरे 22 बड़े बड़े तालाब बने थे। ये बुंदेलखंड में आज भी हैं। गड़ा हुआ धन सबको नहीं मिलता, लेकिन सबको तालाब से जोड़कर देखने के लिए भी समाज में कुछ मान्यताएं रही हैं। अमावस और पूनो, इन 2 दिनों को कारज यानी अच्छे और वो भी सार्वजनिक कामों का दिन माना गया है। इन दोनों दिनों में निजी काम से हटने और सार्वजनिक काम से जुड़ने का विधान रहा है। किसान अमावस और पूनों को अपने खेत में काम नहीं करते थे। उस समय का उपयोग वे क्षेत्र के तालाब आदि की देखरेख व मरम्मत में लगाते थे। समाज में श्रम भी पूंजी है और उस पूंजी को निजी हित के सार्वजनिक हित में भी लगाते जाते थे। श्रम के साथ साथ पूंजी का अलग से प्रबंध किया जाता रहा है। इस पूंजी की जरूरत प्रायः ठंड के बाद तालाब में पानी उतर जाने पर पड़ती है। तब गर्मी का मौसम सामने खड़ा है और यही सबसे अच्छा समय है तालाब में कोई बड़ी टूट फूट पर ध्यान देने का। वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में से 11 पूर्णिमाओं को श्रमदान के लिए रखा जाता है, पर पूस माह के पूनों पर तालाब के लिए धान या पैसा एकत्र किए जाने की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ में उस दिन छेरा छेरा त्योहार मनाया जाता है। छेरा छेरा में लोगों के दल निकलते हैं, घर घर जाकर गीत गाते हैं और गृहस्थ से धान एकत्र करते हैं। धान की फसल कटकर घर आ चुकी होती है। हर एक घर अपने अपने सामर्थ्य से धान का दान करता है। इस तरह जमा किया गया धान ग्राम कोष में रखा जाता है। इसी कोष से आने वाले दिनों में तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत और नए काम पूरे किए जाते हैं। बिहार के कुछ स्थानों पर भी पूस माह की पूर्णिमा में नदी या तालाब किनारे पूजा अर्चना होती है। सार्वजनिक तालाबों में तो उसका श्रम और पूंजी लगती ही है। निहायत निजी किस्म के तालाबों में भी सार्वजनिक स्पर्श आवश्यक माना जाता रहा है। तालाब बनने के बाद उस इलाके के सभी सार्वजनिक स्थलों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर तालाब में डालने का चलन आज भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में तालाब बनते ही उसमें घुड़साल, हाथीखाना, बाजार, मंदिर, शमशान भूमि, वेश्यालय, अखाड़ों और विद्यालयों की मिट्टी डाली जाती थी। शायद आज ज्यादा पढ़ लिख जाने वाले अपने समाज से कट जाते हैं, लेकिन तब बड़े विद्या केंद्रों से निकलने का अवसर तालाब बनवाने के प्रसंग में बदल जाता था। मधुबनी, दरभंगा क्षेत्र में ये परंपरा बहुत बाद तक चलती रही है। तालाबों में प्राण है। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बड़ी धूमधाम से होता था। उसी दिन उसका नाम रखा जाता था। कहीं कहीं ताम्रपत्र या शिलालेख पर तालाब का पूरा विवरण उकेरा जाता था। कहीं कहीं तालाबों का पूरी विधि के साथ विवाह भी होता था। छत्तीसगढ़ में ये प्रथा आज भी जारी है। विवाह से पहले तालाब का उपयोग नहीं हो सकता। ना तो उससे पानी निकालेंगे, ना उसे पार करेंगे। विवाह में क्षेत्र के सभी लोग, सारा गांव पाल पर उमड़ आता है। आसपास के मंदिरों की मिट्टी लाई जाती है, गंगा जल आता है और इसी के साथ अन्य 5 या 7 कुओं या तालाबों का जल मिलाकर विवाह पूरा होता है। कहीं कहीं बनाने वाले अपने सामर्थ्य के हिसाब से दहेज तक का प्रबंध करते हैं। विवाहोत्सव की स्मृति में भी तालाब पर स्तंभ लगाया जाता है। बहुत बाद में जब तालाब की सफाई खुदाई दोबारा होती है, तब भी उस घटना की याद में स्तंभ लगाने की परंपरा रही है। आज बड़े शहरों की परिभाषा में आबादी का हिसाब केंद्र में है। पहले बड़े शहर या गांव की परिभाषा में उसके तालाबों की गिनती होती थी। कितनी आबादी का शहर या गांव है, इसके बदले पूछा जाता था कि कितने तालाबों का गांव है। छत्तीसगढ़ में बड़े गांव के लिए कहावत है कि वहां 6 आगर 6 कोरी यानी 6 BC और 6 अधिक 120 और 6 या 126 तालाब होने चाहिए।
आज के बिलासपुर जिले के मल्हार क्षेत्र में जो ईसा पूर्व बसाया गया था, पूरे 126 तालाब थे। उसी क्षेत्र में रतनपुर 10वीं से 12वीं शताब्दी, खरौदी 7वीं से 12वीं शताब्दी, रायपुर के आरंग और कुबरा तथा सरगुजा जिले के दीपाडीह गांव में आज 800,000 बरस बाद भी 100, कहीं कहीं तो पूरे 126 तालाब गिने जा सकते हैं। इन तालाबों के दीर्घ जीवन का एक ही रहस्य था, ममत्व। ये मेरा है, हमारा है, ऐसी मान्यता के बाद रख रखाव जैसे शब्द छोटे लगने लगेंगे। भुजलिया के 8 अंग पानी में डूब सकें, इतना पानी ताल में रखना, ऐसा गीत गाने वाली, ऐसी कामना करने वाली स्त्रियां हैं तो उनके पीछे ऐसा समाज भी रहा है जो अपने कर्तव्य में इस कामना को पूरा करने का वातावरण बनाता था। घर गैल, घर मैल, यानी सब घरों के मेल से तालाब का काम होता था। सबका मेल तीर्थ है। जो तीर्थ ना जा सके वो अपने यहाँ तालाब बनाकर ही पुण्य ले सकते हैं। तालाब बनाने वाला पुण्यात्मा है, महात्मा है। जो तालाब बचाए उसकी भी उतनी ही मान्यता मानी गई है। इस तरह तालाब एक तीर्थ है, यहाँ मेले लगते हैं और इन मेलों में जुटने वाला समाज तालाब को अपनी आंखों में, मन में बसा लेता है। तालाब समाज के मन में रहता है, कहीं कहीं तो उसके तन में भी। बहुत से बनवासी समाज गुदने में तालाब बावड़ी भी गुदवाते हैं। गुदने के चिन्हों में पशु पक्षी फूल आदि के साथ साथ सहरिया समाज में सीता बावड़ी और साधारण बावड़ी के चिन्ह भी प्रचलित हैं। सहरिया शबरी को अपना पूर्वज मानते हैं। सीता जी से विशेष संबंध है, इसलिए सहरिया अपनी पिंडलियों पर सीता बावड़ी बहुत चाव से गुदवाते हैं। सीता बावड़ी में एक मुख्य आयत है, भीतर लहरें हैं, बीचों बीच एक बिंदु है जो जीवन का प्रतीक है। आयत के बाहर सीढ़ियां हैं, चारों कोनों पर फूल हैं और फूल में है जीवन की सुगंध। इतनी सब बातें एक सरल सहस रेखा चित्र में उतार पाना बहुत कठिन है, लेकिन गुदना गोदने वाले कलाकार और गुदवाने वाले स्त्री पुरुषों का मन तालाब बावड़ी में इतना रमा है कि 8-10 रेखाएं, 8-10 बिंदियां पूरे दृश्य को तन पर सहज ही उकेर देती हैं। ये प्रथा तमिलनाडु के दक्षिण आरकाड जिले के कुराऊ समाज में भी है। जिसके मन में, तन में तालाब रहा हो, वो तालाब को केवल पानी के एक गड्ढे की तरह नहीं देख सकेगा। उसके लिए तालाब एक जीवंत परंपरा है, परिवार है और उसके कई संबंधी हैं। किस समय किसे याद करना है ताकि तालाब बना रहे, इसकी भी उसे पूरी सुध है। यदि समय पर पानी ना बरसे तो किस तक गुहार पहुंचानी है। इंद्र है वर्षा के देवता, पर सीधे उसको खटखटाना कठिन है और शायद ठीक भी नहीं है। उनकी बेटी है काजल। काजल माता तक अपना संकट पहुंचाए तो वे अपने पिता का ध्यान इस तरफ अच्छे से खींच सकेंगी। बोनी हो जाए तो एक पखवाड़े तक पानी नहीं बरसे, फिर काजल माता की पूजा होती है। पूरा गांव कांकड़बानी यानी गांव की सीमा पर लगे वन में बने तालाब तक पूजा गीत गाते हुए एकत्र होता है। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर सारा गांव काजल माता से पानी की याचना करता है। दक्षिण से ही पानी आता है। काजल माता को पूजने से पहले कई स्थानों में पवन परीक्षा भी की जाती है। ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर होती है। इन दिनों तालाबों पर मेला भरता है और वायु की गति देखकर पानी की भविष्यवाणी की जाती है। उस हिसाब से पानी समय पर गिर जाता है, ना गिरे तो फिर काजल माता को बताना है। तालाब का लबालब भर जाना भी एक बड़ा उत्सव बन जाता है। समाज के लिए इससे बड़ा और कौन सा प्रसंग होगा कि तालाब की अपरा चल निकलती है। भुज, कच्छ के सबसे बड़े तालाब हमीरसर के घाट में बनी हाथी की एक मूर्ति अपरा चलने की सूचक है। जब जल इस मूर्ति को छू लेता है तो पूरे शहर में खबर फैल जाती थी। शहर तालाब के घाटों पर आ जाता। कम पानी का इलाका इस घटना को एक त्योहार में बदल देता।
भुज के राजा घाट पर आते और पूरे शहर की उपस्थिति में तालाब की पूजा करते तथा पूरे भरे तालाब का आशीर्वाद लेकर लौटते। तालाब का पूरा भर जाना सिर्फ एक घटना नहीं, आनंद है, मंगल सूचक है, उत्सव है, महोत्सव है। वो प्रजा और राजा को घाट तक ले आता था। इन्हीं दिनों देवता भी घाट पर आते हैं। जल झूलन त्योहार में मंदिरों की चल मूर्ति तालाब तक लाई जाती है और वहां पूरे श्रृंगार के साथ उन्हें झूला झुलाया जाता है। भगवान भी सावन के झूलों की पेंग का आनंद उठाते हैं। कोई भी तालाब अकेला नहीं है, वो भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है। उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसी मान्यता रखने वालों ने एक तालाब सचमुच ऐसा ही बना दिया था। जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास बिंदु सागर में देश भर के हर जल स्रोत का, नदियों और समुद्रों तक का पानी मिला है। दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पुरी आने वाले भक्त अपने साथ उस क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं। देश की एकता की परीक्षा की इस घड़ी में बिंदु सागर राष्ट्रीय एकता का सागर कहला सकता है। बिंदु सागर जुड़े भारत का प्रतीक है। पर आने वाला समय कैसा होगा, ये बताना हमेशा बड़ा कठिन रहा है। लेकिन इसका एक मापदंड तालाब भी था। नवरात्र के बाद जवारे विसर्जित होते हैं। राजस्थान में इस अवसर पर लोग तालाबों पर एकत्र होते हैं और तब भोपा यानी पुजारी जी विसर्जन के बाद तालाब में पानी का स्तर देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी करते थे। बरसात तब तक बीत चुकी होती है। जितना पानी तालाब में जमा होना था वो हो चुका है। अब स्थिति पर निर्भर है आने वाले समय की परिस्थितियां। आज ये प्रथा मिट सी गई है। तालाब में जल स्तर देख आने वाले समय की भविष्यवाणी करनी हो तो कई तालाबों पर खड़े भोपा शायद यही कहते कि बुरा समय आने वाला है। ये अध्याय यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में अनुपम मिश्र की लिखी हुई किताब आज भी खड़े हैं तालाब का 8वां अध्याय। जल्दी ही मिलती हूँ नए अध्याय के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से। किस्सा कहानी पर किस्से कहानियाँ सुनना आप सबको कैसा लगता है, और ये नॉन फिक्शन श्रेणी में आज भी खड़े हैं तालाब का वाचन और सुनना, ये जानकारी एकत्र करना अगर आप सबको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।